स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की उम्मीद है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद आज अमित शाह तीसरी बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। पहले उन्होंने वैष्णो देवी माता के दर्शन किए और फिर सियासी बल्लेबाजी शुरू की। अमित शाह ने आज जम्मू में एक गेम चेंजर ऐलान कर दिया है। उन्होंने राज्य में पहाड़ी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का वादा किया है। भारत माता की। अरे भाई, पीर पंजाल से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। खुशहाल कश्मीर के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। भारत। अमित शाह ने आज खचाखच भरी जनसभा में खूब तालियां बटोरी। जबरदस्त नारेबाजी हुई। उत्साहित भीड़ के बीच शाह ने ऐलान किया कि जस्टिस शर्मा ने पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा देने की सिफारिश की है। पीएम मोदी इस सिफारिश को लागू करने जा रहे हैं। 370 हटने के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब का आरक्षण का रास्ता खुला। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहूंगा, जस्टिस शर्मा का कमीशन बनाया है। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है। ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, ये आपके जो मोदी मोदी के नारे हैं, आपका जो मोदी जी के प्रति प्यार है, यही मोदी जी को ऊर्जा देता है। और मैं साथ में बताना चाहता हूं, कुछ लोग नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे। उन्होंने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू किया कि हमारे पहाड़ी भाई आएंगे तो गुर्जर बकरवाल का कम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा। अमित शाह ने भाषण में कहा कि जम्मू कश्मीर की ये रैली, ये मोदी के नारे उन लोगों के लिए जवाब हैं जो कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटेगा तो आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी। आज की ये रैली आपके मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों और बहनों, मैं आज इतना कहना चाहता हूं कि 3 परिवार से मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचाया। जमहूरियत का मतलब था पहले अपने चट्टे बट्टे जैसे 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। इसमें आप लोग शुमार होते थे भाई? जरा जोर से बोलो, होते थे क्या? होते थे क्या? 2014 के बाद मोदी जी ने माताओं बहनों को भी अधिकार दिया, मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया और अब बारी पहाड़ियों की है।
जिन लोगों ने कश्मीर में राज किया, ये 3 परिवारों ने राज किया। लोकतंत्र तो आजाद हुआ तब से आया था, मगर लोकतंत्र का मतलब उन्होंने अपने परिवारों में बना दिया था। मुझे बताओ मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपको कभी भी ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का अधिकार मिला था क्या? अरे जोर से बोलो, मिला था क्या? उन्होंने लोकतंत्र का, जमहूरियत का मतलब निकाल दिया। हमारे ही कच्चे पक्के जो है उनको सुख से रहना, पीढ़ियों तक शासन करना। देश में सरकार बदली, 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के चुनाव कराए और 19 के बाद तहसील पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव कराए। मित्रों, आज जो पहले 3 परिवार के पास था, इसकी जगह आज 30,000 लोगों के पास जम्मू कश्मीर का शासन आया है। मित्रों, 30,000 लोगों के पास। अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार के आने के बाद से ही कश्मीर में बदलाव शुरू हुआ। 5 अगस्त 2019 को धारा 370A और 35A को समाप्त किया। पंचायत चुनाव पहली बार करवाए। अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने की वजह से ही पहाड़ों पर रहने वाले समुदायों को रिजर्वेशन देने का रास्ता साफ हुआ। पहले सिर्फ 3 परिवार अपनी सियासी दुकान चला रहे थे। धारा 370 हटने के बाद मोदी जी ने वादा किया था कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। चुनाव के लिए परिसीमन जरूरी था, क्योंकि पहले जो परिसीमन हुआ था, ये 3 परिवारों ने अपने लिए किया था। परिसीमन आयोग के नियमों के अनुसार नहीं किया था। पहली बार आजादी के बाद परिसीमन हुआ और ये पहाड़ी क्षेत्र की सीटों में बढ़ोतरी हुई है भाई, बढ़ोतरी। परिसीमन के कारण राजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़, जिन लोगों को अन्याय होता था, वो अन्याय को मोदी जी ने एक झटके में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर समाप्त कर दिया। मित्रों, यहां सालों से लखनपुर टोल टैक्स का बूथ लगा था, मालूम है ना? अरे जोर से बोलो, मालूम है ना? अब सीमेंट जो भारत के अन्य क्षेत्रों से आती थी, उस पर टोल टैक्स, लोहा आएगा टोल टैक्स, खाने पीने की चीजें आएगी टोल टैक्स। महंगाई किसकी बढ़ती थी भाई? आप लोगों की बढ़ती थी ना। मोदी जी ने टोल टैक्स को समाप्त कर महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया है। ये 3 परिवारों ने भ्रष्टाचार करने में कोई चीज नहीं छोड़ी। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, आज मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर के 27 लाख परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा दे रहे हैं। 70 साल में 3 परिवारों ने दिया क्या? जोर से बोले, दिया क्या? आपको उनको पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए कि क्यों नहीं दिया भाई? पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? पूछोगे? मैं बता देता हूं क्यों नहीं दिया। क्योंकि जो कुछ भी पैसा आता था वो भ्रष्टाचार कर घर ले जाते थे। आपके लिए पैसा ही नहीं बचता था, कहां से आपके आरोग्य की चिंता करें। ये मोदी जी ने ढेर सारी नई शुरुआतें की है, मैं बाद में इस पर भी आता हूं। मित्रों, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए
एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया, विसल ब्रोअर एक्ट को यहां लागू कर दिया गया। जम्मू और श्रीनगर से रात्रि की फ्लाइट नहीं थी, मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर में रात्रि की फ्लाइट करने का भी फैसला ले लिया। और ये कहते थे कि धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। मैं आपको हिसाब देने आया हूं। पहले कांग्रेस के समय में 2006 से 2023 में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4766 थी। मित्रों कितनी थी? 4766 आतंकी घटनाएं हुई थी। और ये जाने के बाद 370 जाने के बाद 2019 से 22 में 4766 से घटकर सिर्फ 721 रह गई है। मित्रों 721। मोदी जी ने निरंतर दहशतगर्दों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, ये हुर्रियत वालों के खिलाफ ये कठोर मुहिम चलाई। ये इसका परिणाम है। और मित्रों, पहले जो सुरक्षा बलों की मृत्यु होती थी वो 1200 के आसपास होती थी, 1200 से घटकर 137 आकर रह गई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित हुआ। पहले मुझे बताओ भाइयों बहनों, आए दिन पथराव के समाचार अखबार में आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? बोलो भाई, जोर से बोलो। सुना ही नहीं पड़ा? पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? अब पथराव के समाचार आते हैं क्या? आते हैं क्या? मोदी जी ने युवाओं के हाथ से पत्थर लेकर लैपटॉप थमाने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया। और आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या का मुख्य आरोपी यासिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यासिर की गिरफ्तारी जम्मू के कानाचक इलाके से हुई है। पुलिस के मुताबिक डीजी जेल की हत्या के बाद से फरार उनके नौकर ने ही उनकी हत्या की है। यासिर की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें दबिश दे रही थी और थोड़ी देर पहले यासिर को कानाचक इलाके से गिरफ्तार किया गया है। अब यासिर से पूछताछ के बाद डीजी जेल की हत्या का पूरा सच सामने आ पाएगा। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था, और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फ़ोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो है तफ्तीश के साथ पता चलेगा। ये जो तफ्तीशी संगठन हैं ये किसी भी चीज़ को बेशर्मी से ओनअप करने की इनकी एक कोशिश रहती है। इस तरह का कोई अभी तक क्ल्यू जहां पर नहीं है, उस इशू को फॉर द टाइम बीइंग तो हम रूल आउट करते हैं, मगर तफ्तीश के दौरान अगर कोई ऐसी बात आएगी तो उसको देखा जाएगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जम्मू कश्मीर के डीजीपी किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि यासिर की मानसिक हालत ठीक नहीं है, स्थिर नहीं है। इसकी एक वजह वो डायरी है जो पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली है। कहा जा रहा है कि यह डायरी नासिर नहीं लिखी। इस डायरी से लग रहा है कि वो डिप्रेशन में है। डायरी में एक जगह डियर डेथ लिखा हुआ है तो एक पन्ने के सबसे ऊपर लिखा है आई हेट माई लाइफ, यानी मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई है। यासिर ने डायरी में यह भी लिखा कि उसकी जिंदगी में 90% टेंशन, 99% दुख है। इस डायरी में उसने अपनी टेंशन के बारे में लिखा है तो कुछ पन्नों पर हिंदी में शेरो शायरी भी की है। पुलिस अब यासिर से पूछताछ कर रही है, लेकिन डायरी मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल तो यही है कि अगर यासिर की मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो ऐसे शख्स को नौकरी पर कैसे रखा गया। वो पिछले 6 महीने से डीजी जेल हेमंत लोहिया के घर पर नौकरी में तैनात था। तो क्या पुलिस ने बिना वेरिफिकेशन किए हुए, बिना मेडिकल किए हुए डीजी जैसे अहम ओहदा संभालने वाले शख्स के घर पर यासिर की तैनाती कर दी? डिप्रेशन के बाद भी यासिर कैसे डीजी के घर पर तैनात था? यह बहुत बड़ा सवाल है।
सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं पुलिस पीएएफएफ का दावा खारिज करने में जल्दबाजी तो नहीं कर रही। अब हम आपको बताते हैं कि पीएएफएफ ने सोशल मीडिया पर क्या बयान दिया है। पीएएफएफ का दावा है कि उसके स्पेशल स्क्वाड ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पीएएफएफ ने दावा किया है कि यह हाई प्रोफाइल ऑपरेशन की महज शुरुआत है। आतंकी संगठन ने इसे गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के समय छोटा सा गिफ्ट बताया और कहा कि भविष्य में इस तरह की और वारदातों को पीएएफएफ अंजाम देगा। वहीं डीजी हेमंत लोहिया की हत्या की जिम्मेदारी जिस आतंकी संगठन पीएएफएफ ने ली है उसकी पूरी कुंडली देखिए। पीएएफएफ का पूरा नाम पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है। यह पाकिस्तानी बेस्ड आतंकवादी संगठन है जो कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, या यूं कह सकते हैं आप कि यह उसका ही बदला हुआ एक रूप है। पीएएफएफ कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से कुछ ज्यादा ही एक्टिव हुआ है और कई आतंकी वारदातों को अंजाम भी दे चुका है। इस संगठन ने 2020 में वीडियो जारी करके एक धमकी दी थी कि कश्मीर में इजराइल की तरह सेटलर्स कॉलोनी नहीं बसाने देंगे। इन कॉलोनीज में बसने वाले भारतीयों को निशाना बनाया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।